तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बीपीएससी या एस्टेट हो उसके लिए एक कंप्लीट सेट आप लोग के लाए हैं। लेकिन ये सेट का दो पार्ट होगा, जिसमें पहला पार्ट है और पहला पार्ट का ये पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर से स्टार्ट होता है और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है, यदि 3x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो इसको आप किस तरह से करेंगे। अगर आप इसको फैक्टराइज करने जाइएगा तो सबसे पहले फैक्टराइज नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप निराश हो जाइएगा कि इसको किस तरह से बनाया जाए। तो आपको पहले करना क्या है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले 3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, 3 से डिवाइड करूँगा तब 4x स्क्वायर, और 3 से इसको डिवाइड करूँगा 6। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर यहाँ देखिएगा तो ये है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ होना चाहिए -2ab, है ना, -2। a की जगह x स्क्वायर रखिएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि b का वैल्यू बताइए क्या होगा, यहाँ से गुना करके तो इतना ही होना चाहिए ना। तो यहाँ b का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 का स्क्वायर, तभी ना ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एक्स स्क्वायर -2 यानी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6 में 4 हमने लिख लिया था, और लिखना कितना है 2। सही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो एक फार्मूला आपको दिखेगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह एक्स स्क्वायर और बी के जगह 2, तो इसका होल स्क्वायर और +2। और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा +2, उधर जाएगा तो -2, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। 20 cm लंबाई, 15 cm चौड़ाई और 10 cm ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा। जब भी पानी की मात्रा पूछेगा यानी आपको आयतन निकालना है, और आयतन होता है कभी भी 3 डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा 20 और गुना 15 गुना 10, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो आपको 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, ये लीटर में निकल जाएगा। अब इसको काट छाट जल्दी से आप कर लीजिए। तो काटिएगा तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 बचे 10, और 5 से 3 बार में, यानी कितना लीटर, 3 लीटर। तो काफ़ी इजी है। आगे बढ़िए। इसको पढ़िए। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो पूछा जा रहा है एक्स की आय जेड की आय से कितना % अधिक है। देखिए यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। तो सबसे पहले हम तीनों का रेशियो लिख लेना चाहेंगे, ठीक है। तो एक्स की आय वाई से 60% अधिक है, तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, सही है ना। तो बाई में से लगल है, तो बाई अगर 5 होगा तो इससे 3 अधिक है, तो ये 8 हो जाएगा ना। या इसको 100 मानिएगा तो 160 काटिएगा तो यही रेशियो आएगा 8/5 का। उसके बाद बोलता है बाई की आय जेड से 40% कम है, तो 40% का जो फ्रैक्शन बनता है वो 2/5 बनता है। अधिक है क्या, ये भी अधिक है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर ये भी अधिक है तो आगे आप मुझे ये बताइए, इस बार से किस में लगल है, जेड में।
जेड से 40% अधिक है, तो जेड को मान लीजिए 5, तब बाई जो है इससे 2 अधिक है, यानी कितना है 7। अब रेशियो जल्दी से निकाल दीजिए, सामने में जो कॉमन आ रहा है उसमें गुना कर लीजिए। जैसे बाई का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, तो ये 5 है 7 है, तो इसको आप कितना से गुना कर लीजिएगा 7 से, और इसको आप 5 से कर लीजिएगा, हो गया ख़त्म। अब अगर हम x बाई जेड का रेशियो पूछे तो ये हो जाएगा 56, बाई का हो जाएगा 35 और जेड का हो जाएगा 25। पूछा जा रहा है x की आय जेड से कितना % अधिक है, जेड से, जेड में से लग गया, तो जिससे कंपेयर करना उसको नीचे, और x कितना अधिक दिख रहा है 31 अधिक दिख रहा है, तो 31, तो 25 पर 31 अधिक, तो 100 पर कितना अधिक, 25 चौका 100 यानी 31 चौका 124%। बहुत अच्छा, आगे देखिए। सही है ना? चलिए अब इसको पढ़िएगा। बोला जा रहा है कि एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, तो अंकित क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 135। रेशियो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 20 बार में और 5 से 27 बार में। तो कहता है दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ और न किसी हानि पर बेचना चाहता है। वो ईमानदार दुकानदार है, वो चाहता है कि हमको ना तो फ़ायदा हो ना नुकसान हो। तो ये कब संभव हो सकता है, जब जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे। यानी तब पूछ रहा है कि कितना % अधिक छूट दिया जा सकता है। तो अंकित मूल्य तो 27 है ना, तो अगर अंकित मूल्य 27 है और वो बेचेगा 20 में, तभी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 27 का चीज़ 20 में अगर बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 27 MP है, 20 में बेचना है, तो कितना का 27, 7 का अंतर। अब % में लाना है तो 100 से गुना। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। 7 चौके 28, अप्रॉक्स 4 बार 25, 25 से हल्का सा ज़्यादा होगा, हाँ 25.92, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताया समझ में? आगे देखिए इसको, सिपाही चोर। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर आगे रहेगा ना, तो ये मान लिया जाए चोर है और ये सिपाही है, तो सिपाही और चोर के बीच जो दूरी है वो कितने मीटर का है, 200 मीटर का है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 10 और 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर का स्पीड कितना है 10 और इसका स्पीड कितना है 11। तो कहता है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच कितना दूरी रह जाएगा, कितना दूरी होगा 6 मिनट के बाद। तो 6 मिनट में पूछ रहा है कि कितना गैप बनाएगा, तो आप पता करिए कि 6 मिनट में कितना दूर जाएगा। 6 मिनट में कई घंटा होता है, 6 मिनट को घंटा में बदलिएगा 1/10 घंटा होगा ना, तो 1/10 घंटा में कौन कितना दूर जाएगा। तो 1/10 घंटा अगर चलाइएगा तो सिपाही 11 के स्पीड से चलेगा, तो 11 के स्पीड से अगर चलेगा तो 1/10 घंटा में कितना जाएगा, तो 11 गुना 1/10 यानी 1.1 किलोमीटर। किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर है, तो इतना किलोमीटर को 1000 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 1100 मीटर ना। यानी सिपाही ने चला 1100 मीटर। अब चोर को भी चलाइए 1/10 घंटा में कि वो कितना दूर जाता है ना। तो 1/10 घंटा में, तो 10 के स्पीड से 1/10 घंटा में वो कितना चला जाएगा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो अभी गैप कितने का है, फासला 100 मीटर का एक दूसरे से दूर पे है। यहाँ 200 से कोई मतलब नहीं है,
200 का यहाँ तो कोई यूज नहीं हुआ, यानी 100 मीटर की फासला पे है, यानी बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए इसको। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, जिसको इंग्लिश में कंसेक्यूटिव बोलते हैं। आप समझिए। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मसा और लसा बताइए। 3 लगातार सम संख्या बोलिए। 2, 4, 6। और इसका मैं अगर आपसे मसा पूछूं HCF, तो मसा होता है सबसे बड़ा फैक्टर। मसा से ही नंबर कटना चाहिए। तो 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि 2 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका छोटा मल्टीपल जो तीनों से कट जाए तो आप बोलेंगे 12। यही तो आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है और 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंभे की कुल लंबाई बताइए। खंभे की लंबाई जो दिल करता है मान लीजिए। एक जगह बटा में लिखा हुआ है 3, एक जगह बटा में लिखा हुआ है 5। इसका LCM 15 होता है। खंभा की जो टोटल लंबाई हम मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं? 15। जिसमें कीचड़ में कितना है? तो जो कीचड़ में है वो 1/3 भाग है, तो 15 का 1/3, 5 कीचड़ में है, 2/5 पानी में है, तो 15 का 2/5 6 हो गया। शेष कितना बच गया जो ऊपर रहेगा? 4 यूनिट ऊपर रहेगा पानी के ऊपर। अब ये बोल रहा है कि 10 मीटर पानी के ऊपर रहता है। ये बोल रहा है 10 मीटर पानी के ऊपर रहता है और मैं बोल रहा हूँ कि 4 यूनिट पानी के ऊपर रहता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही 10 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड। तो पूछा जा रहा है खंभे की टोटल लंबाई बताइए। तो ये रहा खंभा टोटल, तो आपको 15 से गुना कर लेना है। 2 से 5 बार में 75/2 यानी 37.5 मीटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसको करिए, बनाइए। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करता है, जबकि 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय करता है। धारा की गति क्या है? ये इक्वेशन वाला है, बोट डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला। तो देखिए ये कह रहा है 20 किलोमीटर प्रतिकूल। प्रतिकूल को आप स्ट्रीम बोलेंगे, हम यूज करेंगे US। तो US का मतलब समझिएगा x माइनस वाई, और DS जहाँ लिखेंगे वहाँ समझिएगा x प्लस वाई। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जाएगा, धारा के साथ जाएगा, तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और धारा के जब प्रतिकूल जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, 20 किलोमीटर जाएगा प्रतिकूल, तब प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, US। चलिए डायरेक्ट हम US लिखते हैं, आकि x माइनस वाई लिखें। US लिख देते हैं, US की जगह x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। प्लस 40 किलोमीटर अनुकूल में जाता है, यानी 40/DS। और ये टोटल टाइम लगता है कितने घंटे? 4 घंटा। फिर सेकेंड स्टेप में 70 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगा, तो 70/US। और बोलिए 60 किलोमीटर DS में जाएगा। टोटल टाइम 10 घंटे का लगता है। अब बस हो गया ख़त्म। आप एक काम कर सकते हैं, किसी को काट सकते हैं। चलिए इसको काट दीजिए, ऑप्शन नहीं, नहीं हो जाएगा। बाई ऑप्शन में दोनों का चाल थोड़ी पूछ रहा है। एओ का चाल दिया, दूसरा का आपको निकालना पड़ेगा, उससे जल्दी ये बन जाएगा। बनाने के लिए सीखिए ना। तो आप करिए क्या, पहले सेम करिए। तो DS वाले को आप सेम करना चाहते हैं तो 60-40 का LCM कितना होता है? 120। तो 120 बनाने के लिए इसको 3 से, तो सबको 3 से कर लीजिएगा। और यहाँ 120 बनाने के लिए 2 से, तो इसमें सबको 2 से करना पड़ेगा।
और दोनों इक्वेशन को जब आप माइनस करिएगा तो हिसाब से नहीं खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म। तो 60 और 140 में अंतर कितने का है? 140 और 60 में 80 का ना, तो 80 बटा US बराबर, यहाँ देखिए 20 और 12 में 8 का, यानी 8 से 10 बार में, तो यहाँ से US कितना निकल गया? तो US 10 निकल गया। अब US की जगह 10 रखे तो 10 दूना 20 दो बार में, और 2 उधर जाके घट जाएगा। 3 से गुना क्यों, उसको भूल जाइए आप, हालांकि इसमें भी रख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो US की जगह 10 रखिएगा, 10 दूना 20, 2 घट जाएगा 2, और 2 से 40 को काटिएगा 20 बार में, तो DS में आपका 20 आ जाएगा। इसका मतलब US आ गया 10 और DS आ गया 20। कभी भी माइनस प्लस देल रहे और पहला वाला निकालना हो तो जोड़ के आधा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x निकालना हो तो 20 और 10, 30 के आधा 15, और y निकालना हो तो 20 में से 10 जाएगा, उसका आधा 5। धारा का चाल पूछेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर, और अगर किसका पूछेगा नाव का चाल तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर इसको नए इस तरह से बनाइएगा तब ज़्यादा टाइम लग सकता है। कितना यू भी मानते हैं 10th क्लास में, इसको यू भी मान करके, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह से डायरेक्ट कर लेना है, जल्दी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए? 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सवाल है, इसको बनाइए। चलिए, बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। एक्स, हाँ 2 पर सेटिस्फाइड हो रहा है ना। एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस जेड, बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, सब बराबर रख दीजिए। एक्स बराबर बाई बराबर जेड बराबर 2, तो 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 1/3। यहाँ से ये भी आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3, तो 1 आ जाएगा आंसर। ऐसे बनाना भी चाहें तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि बनाने के लिए भी जानना चाहिए, कई बार वैल्यू पुट नहीं होगा तब, है ना। तो आप करिए क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू बाई प्लस जेड है, तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसमें एक्स से गुना कर दें, तो ये एक्स हो जाएगा, और एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर है ये एक्स, इसको ऊपर नीचे बाई से करिए तो ये बाई का स्क्वायर है ये बाई, और इसको जेड से कर दीजिए ऊपर नीचे। अब आप करिए क्या, एक्स स्क्वायर की जगह बाई प्लस जेड रखिए, तो यहाँ से मैं सोल्व कर देता हूँ। एक्स बटे एक्स स्क्वायर की जगह बाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और बाई बटा बाई स्क्वायर के बदले बोला जेड प्लस एक्स प्लस बाई, और जेड बटा, अब आप गौर से देखिएगा तो नीचे सबका एलसीएम कितना बन जाएगा, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड, अगर यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर भी तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड ही आएगा, काट के वैसे भी बनाएगा, है ना। तो हमें दोनों तरीका पता होना चाहिए। आगे करिए इसको। इसको कैसे बनाइएगा? करा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है, और आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? हाँ 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा बराबर पूछ रहा है, तो एक्स आप मान ली। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताया था, इसका कोफिशिएंट उठाइए, 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 16 9 25 में 25 गया 0, यानी एक्स बराबर 0। तो एक्स आपने इसी का ना वैल्यू माना था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आगे करिए। यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अगर इसके मूल 1/α और 1/β हो तो नया समीकरण बताइए क्या होगा।
आप जो समीकरण देल है उसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, तो बी के जगह क्या है यहाँ ए है, तो माइनस ए या बटा ए के जगह सी है। और फिर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू बीटा, दो चीज़ तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ सी बटा ए होता है तो ये हो जाएगा बी बटा सी हो जाएगा, ये दो चीज़ निकाल लिए। अब आप बोल रहा है अगर मूल एक बटे इन्वर्स ना लगा हुआ है, अगर एक बटा अल्फा हो और एक बटा बीटा हो तब क्या होगा, तो समीकरण का फॉर्मूला होता है निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। लेकिन हमारा अल्फा बीटा है कितना, जे पहले बोलिए। अल्फा के जगह एक बटा अल्फा रखेंगे ना, अल्फा के जगह हम एक बटे अल्फा रखेंगे और बीटा के जगह एक बटा बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक बटे अल्फा इंटू एक बटे बीटा। ये होता है समीकरण बनाने का सूत्र। अब आगे क्या करिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से आप करिए क्या, एक बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखिए ऊपर वाला। हाँ तो उल्टेंगे सेकेंड स्टेप ना। अब आप आगे करिए क्या, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलिए माइनस ए बटा सी और अल्फा इंटू बीटा बी बटा सी, ऐसा हो जाएगा ना। आई सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। अब आगे बस थोड़ा सा और बढ़ना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सी सी तो वैसे भी कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या चीज़, ए बटा बी, उसके बाद इंटू एक्स छोड़ दिए ना, आई हो जाएगा सी बटा बी। अब बी में सभी से गुना कर दीजिए, बी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए, एक आयताकार कार्डबोर्ड 18 सीएम गुना 10 सीएम आपका है। एक आयताकार कार्डबोर्ड है जिसमें एक फिगर, आयताकार कार्डबोर्ड, और नीचे जाएं, यही सब में काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये आयताकार कार्डबोर्ड है। हाँ आज पहली बार हमसे वो फिगर बना है, तो बड़ा खुशी की बात है, और वो भी अंदर में बहुत बन गया है। अब एक काम करते हैं, अब हम आगे नहीं बनाएंगे इसमें। यहाँ पे लगता है छोटा बड़ा करने का था ना, तो ऐसा करते हैं, इरेजर से तो नहीं होगा ना। यहाँ पे वो बताए थे हमको अंडो करने के लिए, चलिए अंडो सबसे बढ़िया रहता है, अंडो कर दीजिए। और इसको अगर, हाँ ठीक है, लेकिन कलर भी मैंने वही ले लिया, तो कलर दूसरा लेता तो मज़ा आ जाता, फिगर तो आज बन ही गया होता। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरह से हम इस पर ओवर राइटिंग कर देते हैं, मैंने कलम तो लगाना ही पड़ेगी। चलिए यही सही दिखता है ना। अब एक बात बताइए, ये कार्डबोर्ड था, तो एक आयताकार कार्डबोर्ड है जिसका लंबाई 18 सीएम है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18, और ये 10 सीएम है। करा है, आगे क्या लिखा है, आयत के चारों कोने से 4 सीएम त्रिज्या का चतुर्थांश काटा गया है। यहाँ से एक चतुर्थांश, यहाँ से एक चतुर्थांश, यहाँ से एक चतुर्थांश, और यहाँ से एक चतुर्थांश। और ये इसका एंगल जो रहेगा, सेंट्रल एंगल, वो कितना रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। तो काट लेने के बाद इसको क्या कर लिया है, साइड कर लिया है। आप इस बात को समझिए, ये अब नहीं रहा, ये अब साइड कर लिया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट अब साइड कर लिया है इतना, लेकिन वो तो नहीं साइड होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट को मैं साइड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा कट गया।
हाँ हाँ, चलिए चलिए ठीक है, ऐसा है, ऐसा है ना है। आपको ये समझना कि अब इधर नहीं है, वो वाला जो पेन से लिखा हुआ है वो नहीं है, बस इतना ही है। और जो फिगर दिख रहा है उसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री जो बच रहा है उसका टोटल लेंथ। तब बाउंड्री का लेंथ निकालिएगा। तो आप एक काम करिए, थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये वाला जो पार्ट है अभी मौजूद है, ये कटा उटा नहीं है। अगर ये रहता ये वाला पार्ट और आपसे परिमाप पूछता तो आप क्या करते? बाद में इसको माइनस कर लीजिए, फिलहाल इसको आप इंक्लूड कर लीजिए, फिलहाल आप रेड वाला को इंक्लूड कर लीजिए। तो टोटल बाउंड्री का तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल के जगह 18 और बी के जगह 10, उसके बाद प्लस ये वाला भी तो लेंथ होगा ना, ये वाला, ये जो चाप की लंबाई जो दिख रहा है ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका भी तो लेंथ मेजर करना है। और ये होता है चाप की लंबाई। तो एक 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 ऐसा ऐसा जो है 4 वो है 4 चाप की लंबाई, और ये है 90 डिग्री। तो 4 90 मिलकर 360 बनाता है। तो अगर 90 डिग्री बना रहा है 4 गो चाप और 360 बना रहा है टोटल एंगल, तो वो टोटल परिधि के बराबर होता है। जैसे आप सेक्टर का एरिया निकालते हैं, और सेक्टर के एरिया में 90 90 वाला 4 गो सेक्टर लगा दीजिएगा तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल होगा। वैसे चाप वाला में 90 90 एंगल वाला अगर 4 गो मिला दीजिएगा तो एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। तो आपको 4 गो चाप की लंबाई निकालना है, एगो सर्कल का पूरा परिधि ले लेना 2 पाई आर, एक ही बात है। तो 2 पाई और आर के जगह कितना 4, इतना तक कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें ये जो रेड वाला इंक्लूड कर लिए, ये वाला थोड़ी इंक्लूड करना है, इसको तो माइनस करना है। तो इसको कितना सीएम माइनस हो जाएगा? तो इस जगह पे 8 सीएम माइनस होगा। तो 8 चौका 32 सीएम, मुझे जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर लेना पड़ेगा, बस काम खत्म। अब क्या करिएगा बताइए? 18 × 28, 28 दूना 56, 2 गुना पाई के जगह 22/7 है ना। हाँ अच्छा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, 56 में 32 घटा लीजिए। कौन, नहीं तो प्लस में नहीं इधर है, ये प्लस में इधर कैसे काट लीजिएगा? 56 में 32 घटाइए 24। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 7 21 3 बार में कट रहा है, 3 × 4 = 12 दूना 24। तो 24 24 48, 48 से हल्का सा ज़्यादा वाला एक आगे ऑप्शन, ये 48.15। 49 में नहीं जाएगा क्योंकि 3.14 समथिंग आएगा, आप करके देख ही लीजिए। 7 21 3.14 रखिए। तो 4 दूना 8, 8 चौका 8 चौ 32, बाकी 3, 8 3 11, बाकी 1, 8 3 24 1 25। लगता है बढ़ जाएगा क्या जी? 49 पॉइंट समथिंग हो गया। नहीं, ये वाला होगा, अभी तो गलती करा देते, ये नहीं, ये होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन इतना क्लोज दे दिया है, कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा। तो आप 3.14 लिए हैं और रखिएगा तो ये आ जाएगा 14, यही अप्रॉक्स। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नहीं होगा, सी गलती से हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको करिए। इसको कैसे बनाइएगा बताइए? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जिसका कर्ण 6√2 cm है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। एक बार फिर से प्रयास करते हैं इसको लाने का। समद्विबाहु भी है और क्या है, समकोण है। अगर समद्विबाहु है, समद्विबाहु है और समकोण है, ठीक है, नहीं बनेगा, इससे अच्छा उसको बंद करिए, ऐसा ही बनाइए, है ना, टाइम सिर्फ बेस्ट होगा उसमें। समकोण है या समद्विबाहु है? तो समकोण भी है, चलिए, और समद्विबाहु भी है। इसका मतलब इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, जिसका कर्ण 6√2 है, अगर कर्ण 6√2 है तो मैंने एक बात बताया था, इसको फिलहाल अगर x मानिएगा तो ये भी x हो जाएगा, और ये पता है ना कि 45 45 होगा। तो 45 के सामने x, 45 के सामने x, तो 90 वाला √2x हो जाएगा। और वैल्यू कितना दे रखा है बताइए? √2x का जो वैल्यू दे रखा है
वो 6√2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। x का वैल्यू 6 निकल गया। तब पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार 6 और ऊंचाई 6 यानी 6×3 = 18 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए, इसमें क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है इसमें कि cot थीटा बराबर 2xy/x² - y। देखिए कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है। एक ट्रिपलेट ये होता है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, सही है ना, और ये अगर x² - y² है और ये अगर 2xy है तो ये आपका x² + y²। ये ट्रिपलेट आपको याद रखनी है, अदरवाइज निकालने में टाइम लग जाएगा। तो कहता है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा cot थीटा कितना दिया हुआ है, cot थीटा क्या होता है, b/p होता है। तब b हो जाएगा 2xy, तो ये b हो गया 2xy। चलिए b है, p है, वो h है, cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा होता है b/h, तब b हो जाएगा 2xy, h हो जाएगा x² + y²। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे नहीं बढ़े, इसको करिए। करा एक व्यक्ति साइकिल पर सवार एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है ना, चल रहा है। अगर वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या बता रहा है कितना, 50 cm है, और जो वृत्ताकार पथ पर, जिस पथ पर वो चल रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, वो है 50 cm। अब ये बोल रहा है यदि साइकिल को प्रारंभ बिंदु पर पुनः पहली बार आने में, अगर प्रारंभ बिंदु पर पहली बार वो आएगा तो एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, और एक कंप्लीट चक्कर हमेशा परिधि इतना दूरी के बराबर होता है। अगर हम गोल गोल घूमने लग जाएं, या जहाँ से घूमना चालू किए थे अगर वहीं हम पहुँच जाएंगे, तब वो जो परिधि होगा ना, सरकमफ्रेंस, उसके बराबर होता है। तो ये एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लेता है, 1 घंटा का टाइम लेता है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो एक चक्कर लगाएगा, जो वृत्ताकार पथ है उसका एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब होता है परिधि यानी 2πr। तो जो 60 मिनट में दूरी तय कर रहा है, 60 मिनट में जो दूरी तय कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2πr। तो 2πr, चलिए पाई रहने देते हैं, और आर के जगह आप लिख लीजिए 50। तब 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 5 दूना 10,000 ना हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर का दूरी तय कर लेगा कई मिनट में, लेकिन इसको चलना है मात्र 18 मिनट में। तो बताइए 18 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो 1 मिनट के लिए भाग करेंगे ना, तो 1 मिनट के लिए भाग करेंगे यानी 10,000 जो लिखल है, इसमें पहले आपको काम करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, और 18 लाने के लिए 18 से गुना करना पड़ेगा। इससे ही कट जाएगा 6 से 3 बार में, यानी आ जाएगा 3000 पाई। पहले इस बात को समझिए, ये जो दूरी तय करेगा ये 3000 पाई जितना दूरी तय करेगा। यहाँ तक तो हो गया, बात खत्म। अब ये बोल रहा है कि वो भी तो साइकिल से चक्कर लगा रहा है ना, तो अब ये बोल रहा है पहिए के परिक्रमणों की संख्या बताइए, उसका जो चकवा घूमेगा वो कितना बार घूमेगा, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है। अच्छा वो दूरी कितना जाएगा, 3000 पाई जाना है। लेकिन अब वो चक्का की अगर बात कर रहा है तो एक चक्कर मतलब एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, अपना फिर 2πr इतना दूरी तय करेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, उसका अपना साइकिल का 2πr होगा, उस समय रेडियस उसका कितना होगा, 50 होगा। तो नंबर ऑफ अगर रिवोल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना है, एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है उससे पूरे दूरी को आपको डिवाइड कर देना है। तो कितना चक्कर लगाएगा वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा। सही है। तो आप करिए क्या,
यहाँ पे एक काम करिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर निकालना है, चक्रों की अगर संख्या निकालना है, तो आपको कुल दूरी देख लेना है पहले। कुल दूरी कितना है? 3000 पाई बटा, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बोलिए? परिधि से। पाई पाई रहने दीजिए, आवार के जगह रख दीजिए 50, बस खत्म। पाई से पाई खत्म, 50 दूना 100, 100 से ये 2 जीरो खत्म, यानी कई चक्कर लगाएगा? 30 चक्कर लगाएगा। बात आया समझ में? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। ये क्या बोल रहा है? एक बेलनाकार लट्ठे से जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है, मान लिया जाए कि एक बेलन है, सिलेंडर जिसको कहते हैं, ये रहा सिलेंडर, ये मैंने प्यारा सा बना दिया सिलेंडर। तो बोल क्या रहा है? ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। व्यास बोले तो इसका जो ऊंचाई है वो 2r है, और इसका रेडियस मान लेते हैं r। अच्छा, उसके बाद आगे समझिए। अब कहता है एक संभावित महत्तम गोला काट लिया गया है इससे। अगर आपको महत्तम गोला इससे काटना है, तो मैं गोला यहाँ से मैं आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब आ जाता है तो सही रहता है। चलिए ये वाला फिगर ले लेता हूँ। अब अगर मैं गोला अगर बनाने के लिए जाऊंगा तो नहीं बनेगा, तो मैं हाथ से ही गोला बना देता हूँ। ऐसा वाला गोला ही काट के निकालेगा। अगर ऐसा वाला गोला ही काट के निकालेगा, मैक्सिमम चूंकि काटना है, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसका जो डायमीटर होगा नीचे वाला सर्कल का, वही सर्कल का यहाँ डायमीटर होना है। इसका रेडियस अगर आर है तो इस गोला का भी रेडियस क्या होना है? आर ही होना है। बस बात खत्म हो गया। तो अलग कर लिया गया, गोला काट के क्या कर लिया गया? अलग कर लिया गया। था मूल लट्ठे का कितना अंश काट कर अलग किया गया? तो मूल लट्ठे का ये जो आप पार्ट निकाल रहे हैं काट करके, जो मटेरियल निकाल रहे हैं, मतलब ये आयतन होता है। मटेरियल, हवा, पानी, ये सब आयतन में रहता है ना? तो आप करिए क्या, पूरे सिलेंडर का आयतन, पूरे सिलेंडर का आयतन नीचे लिख दीजिए, और निकला कितना? तो गोला का आयतन ऊपर। बस यही आंसर। यही अगर परसेंट में पूछेगा तो 100 से गुना कर लेंगे। तो आप सिलेंडर का आयतन निकालिए नीचे। सिलेंडर का आयतन बोलिए जल्दी से। पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई आर स्क्वायर, आई एच की जगह कितना लिखिएगा? 2r। गोला का आयतन बोलिए 4/3 पाई आर क्यू। तब 4 और 3 तो नीचे आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। बस इसको सोल्व कर दीजिए, यही आंसर। अब इसको खाली काटने ना है जी। तब पाई से पाई खत्म, आर क्यू से आर क्यू खत्म, 2 दूना 4, यानी 2/3 भाग डी ऑप्शन। नहीं ना, नहीं ना, आप ये मत कर दीजिएगा कि आंसर नहीं आ रहा तो 1/3 कर देते हैं, यही सब गलत है। पूछा क्या जा रहा है, इसको पढ़िए पहले अच्छा से। ये पूछा जा रहा है कि मूल लट्ठे का कितना अंश काटकर अलग किया गया, तो काटा गया यही ना, काट के अलग किया गया है। ये थोड़ी पूछ रहा है कि बचा हुआ कितना अंश बचा है। बचा है तब कहेगा तो आपको कर देना है 1 में से 2/3 घटा देना है, यानी 1/3 आंसर होता है। और 1/3 भी है ऑप्शन में। बचा हुआ नहीं पूछ रहा है, जो गोलाकार जो काट के निकाला है वो पूछ रहा है कि कितना भाग काट के निकाला है, तो 2/3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है ना? तो डी नंबर ऑप्शन। आगे इसको करिए। बताइए, बनाइए इसका। करा अंग्रेजी परीक्षा में बैठने वाले एक कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों की बारंबारता सारणी नीचे दी गई है। तो आदर्श वर्ग बताइए। आदर्श वर्ग का मतलब क्या होता है? आदर्श वर्ग बताइए। हाँ, तो एक बात बताइए,
आदर्श वर्ग उसको माना जाता है जो माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका की बात होगा तो माध्यिका वर्ग, माध्य का होगा तो माध्य वाला वर्ग, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है। तो इसमें क्या है, ये बात किसका किया गया है, बारंबारता सारणी। आदर्श वर्ग अगर आपसे पूछ रहा है तो पहले तो ये डेटा गायब है, इसको निकालिए कितना आएगा। टोटल जोड़ के 100 बता रहा है, तो 12 8 20 20 40 40, आप ऐसे करें 12 8 20 20 40, अब 22 9 31 71, यानी यहाँ पे 29 आएगा। तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता इसमें कौन है, 29 है। तो इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल आदर्श वर्ग कहलाएगा। तो इसके 21 30 आंसर मारिएगा तुरंत गलत हो जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है मैच नहीं कर रहा है ना, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। ये अभी इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो इसको एक्सक्लूसिव में आपको बदलना पड़ेगा। तो अपवर्जी विधि में इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 का गैप है तब 0.5 पहला में जोड़िए, लोअर लिमिट में 0.5 जोड़िए और अपर लिमिट में 0.5, सॉरी लोअर में घटाना है, अपर में जोड़ना है, क्योंकि पहले वर्ग के उच्च सीमा और दूसरे वर्ग के निम्न सीमा मैच करेगा तभी आपका हिसाब बनेगा। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तब 0.5 घटाना है, पहला वाला में 0.5 घटाना है, दूसरा वाला में 0.5 जोड़ना है। तो इसके सामने में 0.5 घटाइए, तब 21 में 0.5 घटाइएगा 20.5 और 30 में 0.5 जोड़िए, है का वो ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। तो ये केवल होगा बस। इसको बनाइए, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 20% किराया पर, 25% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 16% बीमा पर, शेष 1990 रुपया बचाता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। तो व्यक्ति का मासिक वेतन, यहाँ शेष वगैरह कुछ लिखा नहीं है, आप पूरा जोड़ दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। शेष तो लास्ट में बचता है ना, पूरा 100 रुपया मान लीजिए, जिसमें 20 किराया पर, 25 भोजन पर, था 20 और 25 45 और 15 60 और 16 100 में 76 खर्चा, अब कितना बचा, तो अब 24 बच रहा है, वो बोल रहा है अब 1920 बच रहा है, तो 24 यूनिट का वैल्यू 1920। शुरुआत में वेतन क्या रहा होगा, 24 8 192, यानी 8000। ये ऑप्शन बिल्कुल। आगे देखिए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है, आपको याद रखना है। निकालने के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, कैसे, एक रेडियन में, एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करिएगा। रेडियन में रखना है तब पाई ऊपर 180 नीचे, लेकिन डिग्री में जाना हो तो 180 ऊपर पाई नीचे, याद रखना है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिएगा, तो नीचे 22 ऊपर 7, 2 से 11 बार में, 2 से 90 बार में, तो 630/11 करिएगा तब 57 तो अबे करेगा, लेकिन अब बचेगा, तो जो बचेगा फिर उसमें 60 से गुना करेगा तो मिनट में आएगा, फिर जो बचेगा उसमें 60 से गुना करके भाग दीजिएगा तो सेकेंड में आएगा, तब जाके आपका ये आंसर। लेकिन मैं कहूँगा आप याद कर लीजिएगा, 22 सेकेंड। इसको करिए जल्दी से, वहाँ सही दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि स्पर्श रेखा, ठीक है वहाँ भी तो हम देख सकते हैं ना, तो कहता है नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है और यदि स्पर्श रेखा SR 18 है, ये रहा SR, ये 18 cm है, और QR 12 cm है, QR ये रहा 12 cm। जीवा PQ की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, PQ की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, आप क्या करिएगा जल्दी बताइए, जो कहिएगा हम वही करें। अच्छा जी, फार्मूले लगा दूंगा। तो अभी आप क्या करिए, PQ का लंबाई आप x मान लीजिए, और फार्मूला क्या होता है बताइए अब। हाँ तो बोलिए ना क्या होता है, RS, बिल्कुल सही आपने बोला। याद क्या रखना है,
जो टेंजेंट रहेगा उसका स्क्वायर, यानी एस आर का स्क्वायर बराबर, यहां से आपको पहले यहां तक आना है, यहां से यहां तक इस पॉइंट तक आना है आर पी आई टू, फिर यहां से आपको यहां तक आना है आर क्यू। याद रहेगा ये वाला फार्मूला। तो एस आर का स्क्वायर यानी 18, 18 गुना 18 करिए ना, 324 क्यों करते हैं आप? क्योंकि काटना भी तो पड़ेगा बाद में, तो हम परेशानी क्यों मोल लें। अब आर पी कितना है? आर पी हो जाएगा 12 प्लस एक्स आई टू आर क्यू कितना है 12। हो गया खत्म। 12 डबल 18, 18 डबल 27। देवढ़ा भी पढ़ने के लिए सीखिए, टेबल है ना, बड़ी काम करता है। या ऐसे काट लीजिए 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में और 2 से 9 बार में, तो 9 तिया 27 में 12 घटा दीजिए 15। कहाँ गया ऑप्शन 15 जी? डी ऑप्शन। आगे बताइए। चलिए इसको बनाइए। समीकरण इसके मूलों के गुणनफल से मूलों के वर्गों के योगफल का अनुपात बताइए। पहले आप ये बताइए, टूटता है क्या? ये टूट सकता है? नहीं टूटेगा, टूटेगा ही नहीं, टूटता तो कुछ भी नहीं करता। आप एक काम करिएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। ए तो जानिए रहे हैं, ए कितना होगा 7 और बी बोले तो 12 और सी बोले तो -18। तो मूलों का योग का गुणनफल पहले निकालिए। हाँ, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -12/7। अब अल्फा इंटू बीटा सही है। अब मूलों के वर्गों के योगफल का अनुपात, मूलों के वर्गों का योगफल, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका फार्मूला बोलिए क्या होता है? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, फिर से बोलिए, अभी सही जाएगा। प्रयास करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये लगाइए। हाँ, अभी सही बोले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 है बी। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, ताकि उसका हम वैल्यू बाद में पुट कर सकें। तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए 12/7, तो इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -18/7। तो 12 का स्क्वायर 144/49 आई प्लस 36/7। तो बड़ा मुश्किल कर दिया, कैलकुलेटिव बना दिया। कभी कभी तो होता है, 7 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ताकि तो गुना करिए। 7 कम 42, 4 46, बाकी 4 सतिया 21 और 14 35, 35 और 4। कैलकुलेशन को भी थोड़ा करिए तो शानदार तरीके से। आप बताइए। बस नहीं कटेगा, कटता तो पहले ही कटल रहता। आप सुनिए, तो कहता है मूलों के गुणनफल से मूलों के वर्गों के योगफल का अनुपात। मूलों का गुणनफल अभी कितना आया था? -18/7 आया था। अब वर्गों का योगफल अभी आया है, बस हो गया। अब और क्या, थोड़ा सा और मेहनत करिए। 7 से 7 बार में, 2 से 9 बार में और 2 से 18 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है जी। 18 दूना 36, कटे तो रहा है 22 बार में। तो 7 इधर आ जाएगा और 22 उधर चल जाएगा। -7 22 है का वो ऑप्शन में, तो डी मारिए। बाकी तो कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिए, सब कुछ सही होगा, तरीका बाकी यही रहेगा, है ना। नहीं आएगा तो डी मारिएगा। आगे पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय की विशिष्ट स्थिति है, स्पेशल केस है। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ फैक्टर थ्योरम, या फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। बस यही दोनों में, बाकी तो होगा नहीं आगे।
आगे कह रहा है गुणनखंड प्रमेय और शेषफल दोनों नहीं, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो ये तो हो नहीं सकता है और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों में से आपको आंसर करना है। बताइए कौन मारिएगा? शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय की विशेष स्थिति है कि गुणनखंड प्रमेय शेषफल की विशेष स्थिति है? नहीं, गुणनखंड प्रमेय शेषफल की विशेष स्थिति, क्योंकि गुणनखंड अगर पता होता है, जैसे x माइनस 2 एक फैक्टर आ जाता है, तो तुरंत x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो x बराबर 2 रख के आप रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर निकालने का बेस्ट तरीका है कि नहीं? तो ये जो होगा गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय की विशिष्ट स्थिति, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करिए। इसको बनाइए। जैसे भी बनाने आता है बनाइए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें BD का मध्य बिंदु है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शेप आ क्यों नहीं रहा है, चलिए रह दीजिए, अब लाएंगे इन्हीं शेप को। ये रहा समांतर चतुर्भुज, ये रहा कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, नाम दे दीजिए A, B और ये C और ये D। ये क्या है? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल भी और बराबर भी, ये सब मान लीजिएगा। अच्छा, BD का मध्य बिंदु M है, पहले BD को तो मिलाना पड़ेगा, तो ये रहा BD। तब BD का जो मध्य बिंदु है ना, वो कौन है बताइए? M है। तो बीच में कहीं पर आया होगा M। आगे सुनिए क्या कहता है। BM जो है एंगल B का समद्विभाजक है। BM जो है एंगल B का क्या है? तब BM, अच्छा, इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा। तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल होने की वजह से ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? x। हाँ, अब सुनिएगा, अब आगे बोल रहा है कि AMB का मान बताइए क्या होगा। इसको मिला ही दीजिए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और मैं आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आयत भी समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो है ही समांतर चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। 4 चतुर्भुज को ध्यान से सुनिएगा। समांतर चतुर्भुज जो बिना वर्ग बिना आयत वाला होता है, बिना सम चतुर्भुज वाला होता है, वो मैं समांतर चतुर्भुज की बात करता हूं। वो सम्मुख कोण को क्या करता है? उसके विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, पहला चीज। आयत के विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित नहीं करता है। ऐसा नहीं सोचेगा कि आयत का विकर्ण सामने में काट देंगे 45-45 बना देगा, तो बीच में सेंटर पे 90 बनाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कौन ऐसा समांतर चतुर्भुज है कि जो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो विकर्ण होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है? तब मैं 2 समांतर चतुर्भुज का नाम बताना चाहूँ, एगो वर्ग और एगो सम चतुर्भुज। अब सुनिए, सभी वर्ग सम चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं आपस में बराबर हो। तो चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हो जाता है, उसका वर्ग का भी। तब वर्ग को, सारे वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सारे समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। सारे वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन सारे आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर ये सम्मुख है, अगर ये विकर्ण जो है सम्मुख कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब या तो ये वर्ग होगा या तो ये समचतुर्भुज होगा। लेकिन वर्ग भी होगा तो हम सारे वर्ग को तो समचतुर्भुज बोल ही सकते हैं। और दोनों का गुण ये होता है, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो समचतुर्भुज हो, उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनना एकदम तय है, 90 डिग्री बनना एकदम तय है। तो AMB का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बताइए जल्दी से? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा। इसको पढ़िए।
अब एक बात बताइएगा इसमें थोड़ा सा, कह रहा है 3 संख्याओं का मासा 12 और लसा 720 है। कभी भी मासा दे देगा ना तो संख्या मासा के मल्टीपल में होता है, 12 के मल्टीपल में ही कोई संख्या होगा, तो मासा से हमेशा संख्याएं कटता है, याद रखिएगा। उनमें से 2 संख्याएं 36 और 48 है। अगर 2 संख्याएं, एक संख्या 36 है, एक संख्या 48 है, तो तीसरी संख्या मानिए, लेकिन सावधान होकर मानिएगा। मासा 12 दे रखा है तो तीसरी संख्या को 12 के मल्टीपल में मानिए, यानी 12x मानिए। तो तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? चलिए बहुत अच्छा, ये 48 था। तीनों संख्याएं तो हो गया। लासा 720 है, अब इसका लासा निकालिए। तो इसका लासा अगर 720 बता रहा है तो इधर से लासा निकालिए। 36, 48, 12 का तो लासा कितना होगा? 144। आई एक्स का तो एक से आ जाएगा, तो 144x बराबर कितना है? काटिए, 72 से 2 बार में और 2 से 5 बार में। 1 0 का मतलब 10 होता है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो तीसरी संख्या पूछ रहा था, तो ये रहा तीसरी संख्या, 12 गुना 5 यानी कितना? 60। तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? 60 है। आया बात समझ में? आगे करिए। इसको बनाइए, ठीक है। एक बिंदु P से टावर के शिखर पर तुंगता कोण, एक बिंदु P से टावर के शिखर का उन्नयन कोण लिखना चाहिए उसको। उन्नयन कोण कई डिग्री है? 60 डिग्री है। और P से अभिलंबीय 40 मीटर ऊपर एक बिंदु है जिस पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगा? देखिए एक टावर है, आप समझिएगा थोड़ा सा। मैंने एक टावर बनाया, मैंने क्या बनाया? टावर बनाया। तो ये जो टावर है, ये जो टावर है, तो कहता है एक बिंदु P से, कहीं पर आप जमीन पर एक बिंदु ले लीजिए P, जैसे मैंने यहां ले लिया बिंदु एक P। तो एक बिंदु P से 40 मीटर ऊपर, अच्छा अभी तो पढ़िए ना ऊपर वाला है, P से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के शिखर को जब बिंदु P से देखता है तो ये कितना डिग्री आता है? 60 डिग्री आता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है एंगल। बहुत अच्छा। अब आगे क्या देखिए बोल, आगे ये कि P से कितना दूरी पर जाना है आपको? 40 मीटर। तब P से आपको 40 मीटर तक जाना है। चलिए यहाँ तक चल जाइए, जो लाइन खींचल है ना, ये है 40 मीटर। आप यहाँ तक अगर आ जाते हैं, आप अगर यहाँ तक आप आ जाते हैं, ये रहा 40 मीटर, ये कितना रहा? तब P से आपको ऊपर लंबवत जाना है कितना? 40 मीटर। एक बिंदु है और एक बिंदु जिससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इस जगह से टावर के शिखर को देखता है, इस जगह से टावर के शिखर को देखता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया साइड लाइन, इसके बीच में एंगल बन गया कितना ही? 45 डिग्री। सही है, ऐसा है फिगर। और इसका जो ये जो लिखा हुआ है दिख नहीं रहा होगा, 40 मीटर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 40। तो यहाँ तो 90 होता ही होता है, आप लोग तो फिगर बनाए ही होंगे सब है। तो ये 40, तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्या काम हो गया? अब एक बात बताइए, ये 90 है, 60 है, तो ये कितना होगा? 30। बताए थे ना 30 के सामने x होता है, तो 60 के सामने, तो ये पूरा का वैल्यू √3x हो जाएगा। अभी x होगा तो ये भी x होगा। अब आप इस ट्रायंगल को बड़े प्यार से देखिए, इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताइए? ये 45 है, ये 90 है, तो ये पूरा 45 होगा। अगर ये पूरा 45 होगा तो 2 एंगल बराबर है, तो सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके 45 के सामने x, तो ये भी तो x हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? टावर की ऊंचाई, यानी √3x का वैल्यू। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला √3x माइनस एक्स। तो √3x माइनस एक्स का वैल्यू 40 दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1।
लेकिन हमसे पूछ रहा है पूरा हाइट यानी √3x का वैल्यू, तो यहाँ से √3x का वैल्यू निकालिए, तो √3 से गुना, तो 40√3 बटा √3 - 1, यही है टावर की हाइट। रेशनलाइज कर लीजिएगा अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो। नहीं मिला, कर लीजिए रेशनलाइज। तो गुना करिएगा कितना से, √3 + 1 से गुना, √3 + 1 से भागा, तो नीचे तो आ जाएगा 2 यानी 20 आ जाएगा, और √3 से करिएगा तो 3 + √3। पॉइंट में है क्या? नहीं, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि 1.732 रखिएगा भी तब 4.7 आएगा, उसको 20 से करिएगा तो नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो यही है सही, आपका आंसर यही आएगा, ये जो मैंने बोल दिया ना ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइए। इसको पढ़िए। क्या बोला जा रहा है? करा 8 cm व्यास और 2 cm मोटाई वाले अर्धवृत्तीय चक्रिका को गलाकर कितनी संख्या में 25 मिलीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जा सकती हैं? सवाल ये है। यहां पे सवाल क्या है कि 8 cm व्यास है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4, और 2 cm मोटाई है, मोटाई मतलब हाइट, तो त्रिज्या हो गया कितना? ओहो, त्रिज्या कितना हो गया एक बार बोलिए। 8 cm व्यास है तो त्रिज्या हो गया 4 cm, और बोल रहा है मोटाई 2 cm है, तो हाइट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। लेकिन ये अर्धवृत्तीय चक्रिका है और इसको गला करके क्या बनाया गया है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? गोला बनाया जा सकता है। कभी भी गला कर पिघला कर यानी मेल्ट करके बनाया जाएगा तब वॉल्यूम बराबर होगा। यानी जो अर्ध चक्रिका, जो भी अर्धवृत्तीय चक्रिका है, इसका जो आयतन होगा ये पूरा गोला के आयतन के बराबर होगा। खाली यूनिट देख लीजिएगा सेम, जैसे वो सेंटीमीटर में है तो आपको गोला को भी त्रिज्या को सेंटीमीटर में रखना होगा। तो आयतन बराबर करिए, तो बता दीजिए आप जल्दी से। नहीं, इसका सिलेंडर का आयतन बोलिए, πr²h, लेकिन ये आधे है तो 1/2 πr², यानी 4 का स्क्वायर 16, IH की जगह 2, बराबर होगा गोला का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 πr³, 4/3 πr, यानी ये दिया हुआ है 25 मिलीमीटर। तब 25 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 से भाग दीजिएगा, यानी 5/2। तो ये 5/2 का क्यूब करिएगा तो 125/8। लेकिन कितना गोला बनेगा मुझे थोड़ी पता है, तो गोला कितना बनेगा मुझे नहीं पता है। तो मान लीजिए n गोला बना होगा इससे, तो n से आपको क्या कर लेना है? बस सोल्व कर दीजिए आंसर। पॉइंट में तो कभी नंबर आता नहीं है, तो 2 से कट जाएगा कई बार में? 8 बार में। ऐसा 4 से 4 दूना 8, बताइए कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 दूना 32। नंबर ऐसे कैसे हो सकता है? πr²। मोटाई जब दे देगा ना, त्रिज्या दे देगा, तो अपने आप सिलेंडर बन जाता है समझे? सिलेंडर अपने आप बन जाएगा। तो ये अर्ध चक्रिका था 1/2, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है? πr²h। तो r कितना है उसका? 8 cm व्यास है तो त्रिज्या 4, तो 4 का स्क्वायर है h। नहीं, वो इधर तो कर दिया हमने, इधर तो मैंने कर दिया, और उधर हो गया गोला का आयतन 4/3 πr³, ठीक ना? इससे इसको डिवाइड तो करना होगा, डिवाइड करना होगा, आ जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। 50 मिनट में कितना गोले होना है? अच्छा, यहाँ गलती हम लोग कर दिए। देखिए ये व्यास देल था ना जी, और आपने क्या मान लिया यही गलती है। तो तब 25 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/4 आ जाएगा ना, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट छाट कर लीजिएगा, इसका यही होता है तरीका। इसका आयतन बराबर आयतन हो जाएगा, n गोली बनेगा तो n से गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखिए।
पिघला के जब भी बनाया जाएगा कोई चीज़ तो आपको यही ध्यान में रखना है कि उसका आयतन बराबर होता है। अब बाकी कैलकुलेशन खाली सही से करिएगा, बनना तय है, घबराना नहीं है। एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो किस समीकरण के मूल अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होगा? पहले एक प्यारा सा समीकरण देल है, बहुत अच्छा समीकरण है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। गलती से इसका सॉल्यूशन हो रहा है, नहीं होता तो हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ता। तो सॉल्यूशन हो रहा है, देखिए कितना से टूटेगा, -2 और -1 से टूट जाएगा, तो x का वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +2, यानी अल्फा कितना आ गया? अल्फा अगर 2 है तो अल्फा प्लस 1 कितना होगा? 2 + 1 3, और चाहिए दूसरा मूल बीटा प्लस 1 ना, तब बीटा को अगर 1 मानते हैं, ये अल्फा बीटा का ना वैल्यू होता है, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। और समीकरण निकालने का अभी हम एक फार्मूला बताए थे, क्या होता है जल्दी बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 3 दूनी 5, अल्फा इंटू बीटा 6, यही है सही। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करिए, इसको पढ़िए, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए, बड़ा कर देते हैं, नहीं इधर होगा तब ठीक रहेगा। अब तो सही दिख रहा होगा, यहां से आप लोग वेरीफाई कर दीजिएगा, वहां तो हमको सही दिख रहा है, ठीक है। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ x³ + 5x² + 10k को डिवाइड करना है x² + 2 से, तो शेषफल क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, हाँ -2x दिया हुआ है, तो x² + 2 से डिवाइड करना है। यही रहता कि x² - 2 से करना है, तो आप तुरंत उसको 0 कर देते और x² बराबर 2 हो जाता, तो x बराबर √2 रख देते, k का वैल्यू निकल जाता जो भी कहता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड तो हम लोग करना जानते ही हैं, तो कितना से किसको डिवाइड करना है बताइए एक बार जल्दी से? x² + 2 से, x² + 2 से किसको डिवाइड करना है? बोलिए, x³ + 5x² + 10k को क्या करना है? डिवाइड। तो पहला टर्म कटना चाहिए, कितना बार में लगाइएगा? x बार में, तो ये हो जाएगा x³ + 2x, सही है ना? घटाइएगा तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x² - 2x + 10k। अब भी बोलिए कितना बार में लगाइएगा? कटना चाहिए पहला टर्म, तो 5 बार में लगाइए, तो कितना हो जाएगा? 5x² और ये 5 दूना 10, घटाइएगा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? -2x + 10k -10। आई रिमाइंडर किसके बराबर है? रिमाइंडर तो दे रखा है ना, तो 2x से -2x कट जाएगा, तो 10 के बराबर 10, यानी k बराबर कितना? बी ऑप्शन बिल्कुल। तो डिवाइड करने के लिए भी हमें आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता है कि दिक्कत हो सकता है। अब करिए, इसको सोचें कैसे बनाइएगा। जो जब तक आप लोग पढ़िए, %20 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि ₹x 3 वर्ष में बाई हो जाती है, तो बाई और x, बाई हो जाती है मतलब मिश्र धन, ये सक्सेसिव वाला है, तो 20% का फ्रैक्शन बोल दीजिए जल्दी से। चलिए अब हो गया, और क्या, 1/5 ब्याज। तब एक काम कर लीजिए आप जल्दी से, ये है प्रिंसिपल है, ये है मिश्र धन, तब 5 अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं और 1 ब्याज, तो कितना हो जाएगा? और ये 3 साल तक प्रोसेस हुआ है, तो पावर 3 कर लीजिए, तो 125 और 216, 216, बस खत्म। तो अब बोला क्या जा रहा है? x मूलधन है, यानी x का वैल्यू है, और बाई अमाउंट है,
तो पूछ रहा है बाई और एक्स, 216 और 125, हो गया आंसर। आगे करिए। इसको बनाइए जल्दी से, ठीक है। ठीक, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 50, 40 और 30 मीटर है। 50, 40, 30, गौर से देखिए, जीरो को हटा के 5, 4, 3 एक ट्रिपलेट बना रहा है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा होगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज की बात कर ही रहा है तो हम लोग भी बात कर लेते हैं यही। तो ये रहा होगा 50, ये मान लीजिए 30 और ये मान लीजिए 40। अब क्या बोल रहा है बताइए। आप बोल रहा है कि 50 मीटर की भुजा के सामने वाले शीर्ष के शीर्षलंब बताइए, यानी हमें इस पर शीर्षलंब पूछ रहा है। तो शीर्षलंब के लिए दो तरीका बताए थे, कैसे बताए थे बताइए। ये वाला, हाँ ये वाला पूछ रहा है। इसको गुना करके उससे डिवाइड करने के लिए बोले थे ना। और न याद रहेगा तो एरिया निकालिएगा दो तरह से। एक बार बेस 40 ले लीजिएगा, एरिया ही निकालिए क्योंकि बाद में भुला जाइएगा। तो 1/2 गुने आधार 40, तो हमारा ऊंचाई कितना बन जाएगा 30। और एक बार बेस ले लेते हैं किसको 50, तो हाइट मान लेते हैं h। आने तो चढ़ती है 1200/50 कर लीजिएगा, आ जाएगा 24, 25, 20 से डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन कई बार चीज़ नहीं याद रहता है, इसलिए बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे होता है। आप बताइए क्या करिएगा। 1/2 से 1/2 तो कट ही जाना है। 50 से 50 दूना 100 खत्म, चढ़ती 12, चढ़ती 12 दूना 24, यानी आ जाएगा कितना 24 मीटर। हाँ ऐसे कर लेना है, इतना काम कुछ नहीं करना है। 30 गुना 40/50, बस खत्म। 50 दूना 100 होता है ना, चढ़ती 12 दूना 24, दोनों याद रखिए। इसको करिए। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कराए त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर क्या है समकोण है, और एम एन भुजाओं ए बी और बी सी के क्रमशः मध्य बिंदु है। तो 4 इंटू AN स्क्वायर प्लस CM² किसके बराबर होगा, यही बोल रहा है ना। याद है आपको फॉर्मूला, हमें तो याद है। हाँ 5AC²। चलिए, तो प्रैक्टिस से हम लोग को तो याद हो जाता है कई बार। तो आप करिए क्या, चूंकि न याद रहेगा एग्जाम में या दूसरा कोई रिजल्ट दे दिया तब आप क्या करिएगा, इसलिए तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना ही लिया। अगर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं तो उसमें बोला क्या जा रहा है बताइए, जिसमें समकोण किस पर है बी पर। तो बी को यहाँ रखिए ए बी और इसको रखिए सी। करा एम और एन, एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु एम ले लीजिए। एन जो है किसका मध्य बिंदु है बी सी का, एन जो है बी सी का मध्य बिंदु है। और पूछा जा रहा है किसका वैल्यू 4 इंटू AN² प्लस CM का स्क्वायर क्या होगा। AN को मिलाना पड़ेगा, तो ये रहा AN, तो A को N से मिला दीजिए, और आपको CM को भी मिलाना पड़ेगा, तो मैंने CM को भी मिला दिया। सही है ना। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात बताना आपको है। इसको अगर बनाने जाएंगे तो टाइम तो काफ़ी लगना ही लगना है। तो आप जो नंबर कुछ भी ट्रिपलेट आपको याद है रख लीजिए। 3, 4, 5 में आधा करिएगा तो 3/2 पॉइंट में आ जाएगा। सबसे अच्छा 6, 8, 10 ले ला। तो 6, 8, 10 लीजिएगा तो 6 में ही 3, 3 हो जाएगा, 8 में ही 4, 4 हो जाएगा, तो 6, 8 आई पूरा 10 हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, ये 6 है और ये 4 है, तो AN कितना होगा वहाँ तो निकाल लेंगे ना। 4 इंटू AN का स्क्वायर, यानी AN का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 ना,
है ना। अब आगे बताइए, सीएम का स्क्वायर उसी निकाला, तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 73, तब 4 इंटू इसको जोड़िए, 3 2 5 और 7 5 12, 1 12 कुछ नहीं 125, 500। अब 500 जो ऑप्शन मेरा दे देगा वो एकदम सही होगा। अब 500 किससे आएगा, 3AC स्क्वायर से आएगा नहीं, तो AC का स्क्वायर यानी 100, तो 300 आएगा, इसलिए हो नहीं सकता है। ये तो 400 आएगा, तो ये हो नहीं सकता है, इससे आ जाएगा 500। कोई भी रिजल्ट अगर ज्योमेट्री का इस तरह से दे दे, नहीं पता रहे, तो आप इस तरह से अपना वैल्यू पुट करके अपना निकाल लीजिएगा, याद करने का कोई झंझट नहीं, बस। बात आया समझ में। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो टाइम लगा नहीं इसमें, ठीक ठाक था। अब आगे करिए जल्दी से। 94, को पढ़िए। और बताइए, बोल रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल ABC 90 है। ABC कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। ADB 30 है, ADB अच्छा ये 30 भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पूछ रहा है CAD, हो जाएगा। ये 90 है, 30 है, तो ये वाला एंगल बोलिए 60। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, 90 20 है, तो अगर ये 90 है तो ये दोनों जोड़ के 90 यानी 20 है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 70, यानी सही है ना। और ये वाला एंगल बता दीजिए जल्दी से, 150। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, CAD, वो तो निकल गया था पहले 10 डिग्री, ये बिल्कुल सही। इसको करिए, इसको कैसे बनाइएगा बताइए। करा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो चक्रीय अगर चतुर्भुज बोल ही दिया है तो इतना बात तो मुझे पता है कि A + C होगा 180 डिग्री और B + D होगा 180 डिग्री। दो बात तो हम लोग को जानकारी में है। फिर बोल रहा है A + B = 2 × C + D। ये दिया हुआ क्या है बताइए, क्या दिया हुआ है, A + B = 2C + या 2 × C + D। अब A का वैल्यू CD के टर्म में निकालिए, तो A का वैल्यू हो जाएगा 180 - C, तो इसका वैल्यू हो गया 180 - C, और B का वैल्यू बोलिए 180 - D, आई आ गया 2C + 2D। उधर लेके जाइए, 180 180 360, तो 2C 1 C 3C आ जाएगा, और 3D, और 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, C + D। अब आगे का प्रोसेस बताइए, 3 से ये कट जाएगा कई बार में, 120 बार में, तो C + D जोड़ने पे कितना आ गया, तो C + D अगर 120 आ गया है तो आपसे पूछ रहा है C 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से बड़ा, जो कि गलत बोल रहा है। नहीं नहीं, C 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा का मतलब CD आप ले लीजिए 30 35 ले लीजिए, मान लीजिए 35 ले लीजिए। अगर ये 35 ले रहे हैं आप, तो आपको D को कितना रखना पड़ेगा, 90 से छोटा रखना पड़ेगा। तो 90 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, B, तो ऑप्शन B सही है। 30 काहे रखेंगे, यहाँ दे दिया है ना कि C का वैल्यू 30 से बड़ा लेना है। आप 30 पॉइंट जितना जाइए लेकिन आगे जाइए, तो जितना आप आगे जाइए 90 से उतना आप बैक आइएगा। तो हर हाल में D का वैल्यू 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब आगे करिए 96 नंबर, ये तो आसान है, बच्चा वाला है। पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अनुप्रस्थ द्वारा प्रतिच्छेद 2 रेखाएं समांतर है।
तो संगत के कोण समान होगा, बिल्कुल। जब दो समांतर रेखा रहता है, जब दो समांतर रेखा रहता है तो इससे बनने वाले जो संगत कोण होगा, इससे जो बनने वाले जो संगत कोण होगा वो सभी के सभी आपस में क्या होता है, संगत के कोण बराबर होता है, एकांतर के कोण बराबर होता है, और क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा है संगत के कोण बराबर है, नहीं ये तो सही है। अनुप्रस्थ के एक ही ओर माने एक ही साइड आंतरिक कोण संपूरक होते हैं, ये भी सही है, जोड़कर 180 डिग्री होता है, यानी दोनों ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 97 सही है ना। बनाइए, कैसे सोचते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप लोग। काट छाट के क्या करते हैं? हाँ ठीक बा, बहुत अच्छा शॉट आपने सोचा। इसी तरह से करना है कभी भी, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2 साल में 9680 बता रहा है, तो 2 साल में 9680 बता रहा है और 3 साल में 10,648 बता रहा है। तो रेट पूछ रहा है, तो रेट आप तब निकालिएगा ना जब 1 साल का टाइम का गैप रहेगा, और यहाँ गैप है क्योंकि 2 साल से 3 साल गया। लेकिन अगर यही सवाल में 2 से 3 नहीं जाता, 2 से 4 चला जाता तो यहाँ 2 साल का आ जाता, तो आप उसका स्क्वायर रूट करके 1 साल में आ जाते। अगर वो 3 साल का गैप देता तो ऐसा भी, तो क्यूब रूट करके वापस आ जाते। तो ये टेक्निक आना चाहिए। 1 साल में रहेगा तो कुछ मत करिए, रेशियो लीजिए और चुपचाप मूल राशि नीचे, जो वृद्धि हुआ ऊपर, गुना 100। 2 साल का आता है तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1 साल में आ जाइएगा। 3 साल का अगर गैप रहेगा तो आप क्यूब रूट ले लीजिए। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो बताइए 9680 से हो गया 10,648, कटना तो चाहिए। पहले नंबर तो इसमें जीरो नहीं है क्या? एक काम करिए, काट छाट मत करिए, 9680 नीचे लिखिए और बढ़ा कितना वो वाला देखिए, तो डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस करेगा तो 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गया 6, ये भी आ जाएगा 968। अब परसेंट में लाना है तो 100 से गुना। देखें आप कितना इजी था, 10%। हाँ हाँ, तो 2 से 3 साल है, यही रहता 10 साल से 11 साल, वहाँ भी 1 साल का गैप है। लेकिन 10 साल से 13 साल दे देता तो 3 साल में चला जाता, तो वहाँ पर फिर क्यूब रूट कर लेते। यही खाली ध्यान में रखना है, और क्या, और कोई बड़ा चीज़ नहीं पूछ देता है। समझिए, इसको पढ़िए, 98 नंबर। क्या बोले? 4 मिनट पढ़ने में लग जाएगा टाइम। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है, कुछ लॉजिकल होता है। ठीक है, पढ़िए। एक आदमी के पास कुछ सेब थे, इनमें से आधे और एक अधिक सेब, देखिए यही गलत है, आधा दिया था तो अच्छा लग रहा था, आधा देने के बाद कहता एक और सेब दे दिया। अब वहाँ वो कह रहा आप एक्स मानिए और फंसिए, या तो आप छोड़ के भागिए। तो क्या कहता नहीं, ऑप्शन से नहीं, आपको मैं तरीका इसका बताऊंगा। तो इनमें से आधे और एक अधिक सेब अपने पहले बच्चे को देता है, फिर बचे हुए सेब का आधा और 2 अधिक सेब दूसरे बच्चे को देता है, फिर बचे हुए सेब का आधा और अधिक सेब तीसरे बच्चे को देता है, और अंत में उसके पास 15 सेब बचता है। तो बताइए शुरुआत में उसको पास कितना सेब था? ऑप्शन से करिएगा तो कैसे कर पाइएगा? ऑप्शन से करिएगा, ठीक है, ऑप्शन से करिएगा, 150 लेंगे, ठीक है, आधा करिएगा, आधा से एक अधिक, फिर हाँ हाँ बना देता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, हम इसको क्या करते हैं, बना दें इसको, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें क्वेश्चन को। नहीं नहीं, कहीं नहीं गायब होगा क्वेश्चन, अच्छा है इसलिए गायब नहीं होगा। अरे इतना गायब हो गया था, ये स्टार्टिंग से ही गायब होगा चाहे तो था हैं? अच्छा ये मतलब एक काम करते हैं, इतनी रह दिए, इतनी बना देते हैं। हाँ हाँ चलिए ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो होता है कभी कभी। एक आदमी के पास कुछ सेब था, चलिए बॉक्स बना देते हैं, इसमें आप अपना सेब रख लीजिए, ठीक।
एक आदमी के पास कुछ सेब था, इनमें से आधा और एक अधिक सेब पहले बच्चे को दिया। तब पहले बच्चे को कितना सेब दिया? आधा। आधा मतलब 1/2। आधा यानी 1/2 और एक और यही बच्चा को दिया। उसके बाद पहले बच्चे को सेब के आधे, पहला बच्चा को जो दिया उसका आधा यानी 1/2 और 2 अधिक सेब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे हम 1/2 लिखे हैं, तो 2 अधिक सेब अगला बच्चा को देता है। ठीक है, इसके बाद बचे हुए सेब का आधे और 3 अधिक सेब, फिर इसका आधा और 3 अधिक सेब तीसरे बच्चे को देता है। अब गौर से सुनिए। अब यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आप अगर x मान के बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, x मान के जल्दी बनेगा ही नहीं। तो आप क्या करिए, इधर से ना जाके अंत में बोल रहा है ना 15 से बचता है, क्योंकि यहाँ यही डेटा देता तो कितना अच्छा रहता, वो लास्ट में दिया है। तो जब आप यहाँ से उधर जा सकते हैं तो क्या उधर से वापस नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, तो आ जाइए। इधर जाने के लिए 3 जोड़ते हैं तो उधर आने के लिए 3 घटाएंगे। सही बात है ना? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 3 जोड़ा होगा तो इसका मतलब इससे 3 अधिक होगा। 3 जोड़ करके ना 15 लाया, तो इससे 3 अधिक होगा। पहला बात, 3 जोड़ा तब 15 के बराबर आया, तो इसका मतलब 3 इससे कम होना चाहिए, कम होगा ना। तो 15 में से 3 घटाइए, 12, और आधा तक उसका उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ 24 रहा होगा। फिर यहाँ पे इसमें 2 घटाइए, 22, अब 22 दूना 44, फिर इसमें 1 घटाइए, 43, 43 दूना, कुछ गलत कर दिए। फिर से सुनिए, इसका आधा करिएगा तब 12 और 12 3 15। अच्छा, फिर इसमें आप 2 कम करिएगा, 22 दूना 44, तो इसका आधा करिएगा, आधा करिएगा मतलब 22, अब 22 आधा करेगा तो 22, 22 24 तो हो ही रहा है। ठीक है, तो है। और यहाँ पे आने के लिए क्या करिए आप, 44 में 1 कम कर दीजिए, 43, 43 दूना 86, 86 सेब रहेगा तो हो जाएगा। कहिए कैसे? आधा, आधा और 1 अधिक सेब, तो आधा का मतलब 43 और 1 अधिक सेब, तो 43 1 44 दिया ही बेटा को। सही है। फिर इसका आधा और 2 अधिक सेब, तो इसका आधा अगर करिएगा तब 22 और 2 24 दे रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। फिर इसका आधा और 3 यानी 12 3 15। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना कि स्टार्टिंग में जो भी सेब है उसका आधा, आधा सेब से एक ज्यादा सेब अगला बेटा को देता है। अच्छा, आधा और 1 अधिक सेब दिया, पहले अपने बच्चे को देता है, बचे हुए सेब का, ओ उल्टा है, बचे हुए, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा प्रोसेस। तो फिर तो आप करिए क्या, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेन चला देता हूँ। ठीक है, आप सुनिए। हाँ, इरेज भी तो कर सकते हैं ना, इसको इरेज कर दीजिए, हटाइए, ये बॉक्स को फिर से भरिए। आप बताइए यहाँ पे कितना बच रहा था? अगर यहाँ पे 15 बच रहा है ना, तो 15 और 3 करिए, 18, 18 दूना 36, 36 और 2 38, 38 दूना 76, 76 1 77, 77 दूना 154, 154 सेब जो है स्टार्टिंग में रहा होगा, समझे? 154 सेब। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप, इसको घर पे जाकर के अच्छा से इसको समझिएगा, ठीक ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, या आप ऑप्शन से चल देते फिर भी हो जाता। आगे टाइम भी हो रहा है, चलिए। हाँ, इसको करिए। ये क्या बोल रहा है बताइए, इसको पढ़िए। तो एक त्रिभुज का परिमाप 240 है, इसकी 2 भुजाएं 78 और 50 मीटर की हो, तो विपरीत शीर्ष से 50 मीटर की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए क्या होगा। आप इसको बना लीजिएगा क्योंकि आसान है। कैसे करिएगा मैं खाली समझा देता हूँ। देखिए, एक त्रिभुज है, तो ये रहा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कितना कितना है, 78 और 50। मान लीजिए ये 78 रहा होगा, ये 50 रहा होगा, परिमाप जोड़ के कितना दे रहा है, 240। तो इधर जोड़िए, 7 5 12 120, अब फिर उसमें 8। कैसे?
7 5 12, 120, 128 घटाइए उसमें से 112 आ जाएगा। तो ये 112 आ गया। सबको जोड़ के देख लीजिए, आ जाना चाहिए 240। 8 2 10, 12 ही होगा। चलिए 78 और 12 वैसे भी कितना होता है, सही है ना, 112 होगा। अब आगे बताइएगा जल्दी से। अगर 112 तो विपरीत शीर्ष से 50 मीटर की लंबाई पर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये वाला लंब आपसे पूछ रहा है। जानते हैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ट्रिपलेट बना नहीं रहा है। ट्रिपलेट नहीं बना रहा तो इसका हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना पड़ेगा। जो एरिया आएगा, हीरोन्स फार्मूला जल्दी हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कम है इसलिए मैं तुम कर देता। एक बार बेस ले लीजिएगा 50 को, 1/2 गुने आधार, आधार ले लीजिएगा 50 है, इसका ऊंचाई ले लीजिएगा, और हीरोन्स फार्मूला जो एरिया आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा और दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसको कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एक आखिरी है, इसको मैं कर देता हूँ आज का। फिर कल जो है अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 101 से कंटिन्यू 150 तक पहुँचेंगे। बोल रहा है कि एक व्यापारी 2 साइकिल प्रत्येक को 1188 में बेचता है। कभी भी 2 साइकिल को सेम रेट पे बेचा जाए और एक पर अगर x% का प्रॉफिट, दूसरे पर x% का लॉस, तो पूरे लेन देन में x² 100% की हानि। तो x के जगह यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर 100/100 करेगा 1, यानी 1% की हानि। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्तों, आप लोग ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है क्या कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। और ताकि मेरा जो है उत्साह और उमंग बढ़ता रहे, और ये तभी संभव होगा जब आप साथ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा हाँ